अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें और प्यारे प्यारे भाई? उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जल्द मेरे 600 सब्सक्राइबर करवा दिए। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप लोग, मुझे उम्मीद है, 1K सब्सक्राइबर कर देंगे। और आप लोगों की भाई की बर्थडे भी 2 अगस्त को आने वाली है, तो उम्मीद करता हूँ 2 अगस्त पे आप मुझे यही सरप्राइज देंगे 1K सब्सक्राइबर का। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं आज के हम अपनी एपिसोड नंबर 40 और 41। फरहान खानजादा कमरे में दाखिल हुआ तो हुड ब्लैक कढ़ाई वाला फ्रॉक पहने ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी बालों में पुश कर रही थी। वो ब्लैक फ्रॉक पर लैब कोट पहने हुई थी, बालों में पुश करते हुए बार बार मध्यम सा मुस्कुराई थी। वो बुर्श करते हुए खुद को देखने में इतनी महू थी कि अरहाम खानजादा के अंदर दाखिल होने पर भी इसे एहसास नहीं हुआ। तो वो बच्चों की तरह लैब कोट पहने खुश हो रही थी। अपने सिल्की खूबसूरत बालों को वो कभी कमर पर अंदाज से झटकती, कभी अपने शोल्डर्स पर डाले बुर्श करने लगती। कांच जैसी क्रिस्टल ब्राउन आंखें नम थी, मगर कटावदार लब्बों पर मध्यम सी मुस्कान रखसा थी। ये पहली मर्तबा था कि अरहाम ने इसे मुस्कुराते हुए देखा था। अरहाम ने इसे देखते ड्रेसिंग टेबल पर मोबाइल रखा तो हूर पूरी तरह चौंकी। अरहाम की खुशबू अपने गिर्द महसूस करते हूर की आंखों में खौफ लहराया, जो अरहाम खानजादा ने मिरर में से इसके नजर आते अक्स को देखते बखूबी महसूस किया था। मुस्कुराहट पल में सिमटी थी। मिरर में अरहाम को देखते हूर के हाथों से बुर्श गिरता जमीन बोस हुआ था। अरहाम ने हूर को गहरी नजरों से देखते हुए सोफे पर बैठते हुए इसकी पुश्त के साथ टेक लगाई। हूर ने लैब कोट उतारते बेड पर रखा और जल्दी से दुपट्टा उठाया इसे सर पर ओढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, हूर ने नजरें झुकाए कहा, ये कहाँ से आया? अरहाम ने इसके सलाम को इग्नोर करते कारदार लहजे में पूछा। अपनी शोला बार निगाहें हूर के दो आतशा रूप पर जमाई, जो ब्लैक फ्रॉक में कंदन की मानक मानन दमक रहा था। ये लैब कोट बाहर आपी का है। बाहर आपी के पास तो थे, एक मैंने ले लिया। उन्हें अरहाम के सर्द निगाहों से घबराते हुए जल्दी से बताया। हाँ हूँ। अरहाम ने हंकार भरते सिगरेट सलगाते लब्बों से लगाया। क्यों लिया? आईब्रो झुकाते हुए पूछा। मुझे ये पहनना बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर की फीलिंग आती है। मैं मेडिकल की फर्स्ट ईयर में थी, मेरे पास बहुत से लैब कोट थे। उनने मासूमियत से बताते लब दांतों तले दबाए। वो भूल ही चुकी थी कि इसने अरहाम को अपनी तलीम और उम्र गलत बताई थी। इसलिए कहते हैं कि इंसान को झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। वो इंसान के आगे कभी ना कभी खुद ही सच बन के आ जाता है, और वो अपना सच खुद ही मुंह से बता बैठी थी। अब अपना झूठ याद आने पर वो और दूर खड़ी अरहाम को सहमी निगाहों से देख रही थी कि पता नहीं वो इस बात पर इसे क्या सजा दे। अरहाम इसका सुरख पड़ता चेहरा और झुकी नजरों को देखते इस्तजाइया मुस्कुराया। लैब कोट लेकर मेरे पास आओ, अरहाम ने स्पॉट लहजे में हुक्म दिया। जी। हून ने नासमझी से अरहाम को देखा। मैं कह रहा हूँ इस कोट को इधर लाओ, अरहाम ने इस बार बुलंद आवाज में कहा। हूर इसकी बुलंद आवाज पर जल्दी से कोट उठाया अरहाम की तरफ बढ़ी। इसके करीब आते वो कोट अरहाम की तरफ बढ़ाया। हाथों में वाजिया लर्जिश थी, जिसे देखता अरहाम गहरा मुस्कुराया था। ये पकड़ो और इसे जलाओ, अरहाम ने लाइटर हूर की तरफ बढ़ाया। क्या? हूर हैरान हुई। आई सेड बर्न इट विद आउट डिले, इसे बिना तखीर के जलाओ, मतलब जल्दी से इसको जलाओ। अरहाम धाड़ा था। ऊने लड़सते हुए जल्दी से लाइटर पकड़कर इस लैब कोट को शोला दिखाने की कोशिश की, मगर हाथों की कपकवाहट की वजह से इससे लाइटर जल नहीं रहा था। आई सेड बर्न इट, अदरवाइज नो वन वोट्स देन मी, मैंने कहा कि इसको जलाओ, नहीं तो मेरे से खौफजदा कोई नहीं होगा। अब की बार पूरी कुव्वत से चलाया था। ऊन ने हिचकी भरते लाइटर जलाने की कोशिश की, जो इससे अभी भी चल नहीं रहा था। अरहाम, ये मम मुझसे नहीं जल रहा, ऊन ने हिचकी लेते हुए कहा। जलाओ ऊड इसे, वरना आज मैं तुम्हें जला दूंगा, अरहाम सर्द आवाज में फंकारा। ऊन ने कपकपाते हाथों से लाइटर जलाने की एक बार फिर से कोशिश की थी। बसत शकर इस पर लाइटर जल गया था। ऊन ने गहरा सांस लेते लैब कोट को शोला दिखाया। बहुत से आंसू टूटकर इसके रुख पर गिरते बेमोल हो रहे थे। लैब कोट जो अब जल रहा था, अभी भी इसके हाथों में था। अरहाम सोफे से उठता इसके करीब हुआ था। और 2 कदम पीछे को होती संग दिल से दूर हुई। अरहाम ने इसके हाथ से लैब कोट लेते जमीन पर फेंका और इसकी कमर में हाथ डालते झटके से इसे अपनी तरफ खींचा। वो इसके कुशादा सीने से आ लगी थी। इसकी आंखों से निकलते आंसू अरहाम की शर्ट को भिगोने लगे। क्या हुआ डियर वाइफ? इतनी सी चीज के लिए इतने आंसू? अरहाम ने इसके कान में सरगोशी करते से खुद में सख्ती से पेंचा। ये इतनी सी चीज नहीं थी मेरे लिए, आपने ये क्यों किया? हूर ने अरहाम की आंखों में देखते हिचकी लेते सवाल किया। हूर के सवाल पर अरहाम खानजादा का कहकफा गूंज जाता। ताकि तुम्हें एहसास हो कीमती चीजें खोने का दुख क्या होता है, अपने अरमानों को खुद के सामने जलते हुए देखकर कैसा महसूस होता है। अरहाम इसके कान की लौ दांते से बेरहमी से खींचता पंखाड़ा। हूर इसके बेरहम लमस पर सिसकी बढ़कर रह गई थी। एहसास है मुझे, मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया है, मेरा सबसे कीमती रिश्ता, मेरे अपने सब कुछ ही तो मुझसे छीन गए हैं। अब कुछ भी मुझसे छीन जाए मुझे परवाह नहीं। हूर ने अरहाम के हसार से निकलते हुए अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए। ठीक कहा तुमने,
तुम्हें क्यों परवाह होगी, तुम्हारा कुछ भी तो यहाँ नहीं है, तुम्हारे बदन पर लिबास तक तो तुम्हारा अपना नहीं। अरहाम तंजिया मुस्कुराया था। अरहाम के तंज पर इसे आग लगी थी। परी गुल का लिबास सुइयों की मानंद चुभता था। ऊन ने रोते हुए बेदर्दी से अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर फेंका। वो बिखरे बालों के साथ गुलाबी आंखें लिए गहरे सांस भरते अरहाम को देख रही थी। अरहाम इसके एक्ट पर इस्तजाइया हंसा था। ये दुपट्टा फेंको या फिर इस लिबास को तन से जुदा करो। लिबास तो तुम्हें परी गुल का ही पहनना पड़ेगा। अरहाम ने इसके करीब होते सर्द लहजे में कहा। ऊन ने बेबसी से अपना निचला लब कुचलते अपने आंसू रोकने की कोशिश की, जो बहुत रवानी से आंखों से गिरते अपनी वक़्त खो रहे थे। अरहाम ने इसके करीब होते ही इसे अपनी बाहों में भरा। मेरी जान, क्यों अनसुबती कतरों को बेमोल कर रही हो? अरहाम ने इसकी आंखों से गिरते मोती नरमी से अपनी उंगलियों के पोरों से चुने। ऊन ने अरहाम का हाथ झटकते इसे शिकवा की नाक भीगी निगाहों से देखा। अरहाम का स्पार्क कैकवा फिर से गूंजा था। कीमती तो ये लैब कोट तुम्हारे लिए बहुत था। अब देखो ना, कभी तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी मुझे खुद से दूर झटको, चाहे तुम्हें मैं कितना ही दर्द क्यों ना दूं, मगर आज तुमने मुझे खुद से दूर झटका है। ऐसा ही होता है जब कोई अपनी कीमती चीजें रिश्ते खोता है तो वो पागल हो जाता है। आराम ने इसके निचले लब को दो उंगलियों में पकड़ते मसलते हुए बेदर्दी से खींचा तो उन्हें दर्द से अपनी आंखें मैची। आंखें खोलो। अरहाम इसकी कमर पर अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ाते दारा तो हून ने झटक से आंखें खोली थी। दैट्स अ लाइक अ गुड गर्ल। अरहाम गहरा मुस्कुराया था। तुम्हारे पास अभी भी कुछ ऐसा है जो बहुत कीमती है और वो बदकिस्मती से तुम्हारा ही है। आज रात जब तुम अपने हाथों से अपने अरमानों को आतिश की नजर करोगी तो तुम्हारे चेहरे पर वो तकलीफ जरूर नजर आएगी जो इस वक्त मेरे चेहरे पर है। अरहाम ने सर्द अंदाज में कहते इसके बालों की लट अपनी उंगली पर लपेटते इसके कान में झुमकते मदम सरगोशी करते वो लट बेदर्दी से खींच डाली थी। ऊन ने अपना दर्द छुपाया, अपना लब कुचलते अरहाम को देखते इसकी बात को समझने की कोशिश की। वो आखिर क्या कह रहा था? इसके पास कुछ भी तो अपना ना था, फिर वो किस चीज की बात कर रहा था? ये बदन इसके पास था जिस पर वो अपना हर हक जताकर इसे अपना नाम कर चुका था। अब क्या था इसके पास? इसके पास तो सिर्फ इसका नाम ही था। क्या वो इसे आज रात अपने नाम से आजाद कर देगा? हूर की आंखों में कई सवाल लिए आराम खानजादा को देख रही थी। आज रात कमरे का आतिशदान जलाकर रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी स्वीट हार्ट। अरहाम होठ पर कहर बार नजर डालते हुए इसे अपने हिसार से आजाद करते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा धाड़ की आवाज के साथ बंद हुआ तो हूड इस धाड़ पर लड़ज उठी थी। वो अपना दुपट्टा बेड से उठाए खुद पर लपेटती बाहर की जानब बढ़ी थी। अब रात से पहले वो इस सितमगढ़ की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। हूड ने कांपते हाथों से अपने कमरे के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा था। कमरे में जाने का सोचकर ही इसका दिल सूखते पत्ते की मानंद कांप रहा था। इसकी गुर्बत, इसकी शिद्दत सहना किसी अजाब से कम ना था। अब वो क्या करना चाहता था? इसके किस चीज को वो नजर आतिश करना चाहता था, मतलब जलाना चाहता था? क्या कर रहा था इसके पास? क्या रह गया था इसके पास जो वो इससे छीनना चाहता था? हूड अपनी आंखें बेदर्दी से साफ करते कमरे का दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुई तो वो स्तमगढ़ व्हाइट ट्राउजर और व्हाइट टी शर्ट में मलबूस सामने सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। हूड को देखते वो गहरा सा मुस्कुराया था। इसकी मुस्कुराहट में छुपी स्पार्की को महसूस करते हूड को अपनी रगों में दौड़ता खून सागते होता महसूस हुआ था। वो अरहाम को एक नजर देखते ड्रेसिंग रूम की जानब बढ़ गई थी। ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते ही इसने अलमारी से गुल की ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते ही इसने अलमारी से गुल की ब्लू सिल्क की नाइटी निकाली जिस पर फुल स्लीव्स में गाउन था। अरहाम का सख्ती से हुक्म था वो जब रात को इसके पास मौजूद हो वो स्लीपिंग सूट पहना करे, जिसमें कुछ नाइटर्स ऐसी थी जिन्हें अरहाम के सामने पहनने से इसकी हालत खराब हो जाती थी। मतलब वो नाइट ड्रेस ऐसा होता है कि वो थोड़ा बेशर्मो हया वाला लिबास होता है, लेकिन अपने हस्बैंड के सामने हस्बैंड लाइक ये करते हैं। देखते हैं आगे क्या बनता है। मगर इसके हुक्म पर वो मजबूरन पहनती थी। अरहाम के सर तासरत महसूस करते हुए उन्हें कांपते हाथों से स्लीवलेस नाइटी जेब तन की इस पर गाउन पहनते इसकी डोरी बंद की थी। नाइटी पहनते हुए इसका दिल अपनी ही तजलील पर मातम कर रहा था, मगर वो मजबूर थी। इसके हुक्म से इनखराफ की सूरत में वो इसके अताब का निशाना नहीं बन सकती थी। वो अपनी भीगी आंखों के गोशे बेरहमी से रगड़ते दरवाजे की जानब बढ़ी, मगर दरवाजे तक आते आते वो कुछ पल ठहरी थी। गहरी सांसें भरते इसने हैंडल पर हाथ रखा, मगर वो हिम्मत ना कर सकती कि अब बाहर जाने की। अरहाम ने इसे शदीद खौफ महसूस हो रहा था। न जाने वो क्या सजा दे। आज इसकी आंखों की सुर्खी और बाकी कुछ अलग ही थी, जैसे निकाह की रात इसकी आंखों की सुर्खी थी। निकाह की रात याद आती ही हूर के बदन पर बुरी तरह लर्ज तारी हुआ। वो इसकी इस रात वाली स्पाकियत, इसकी अजियत दोबारा सहने की मुतहमिल नहीं हो सकती थी। पापा। हूर के लब्बों ने सिसकी पड़ी थी। वो जमीन पर दोजानो बैठती चली गई थी, चेहरा हाथों में छुपाए वो बुरी तरह सिसकने लगी थी। अरहाम
सिगरेट लब्बों को लगाए कब से हूड का इंतजार कर रहा था। जो पिछले आधे घंटे से ड्रेसिंग रूम में बंद थी, वो समझ चुका था वो इसके डर और खौफ से ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आ रही। वो आज कमरे में भी काफी देर से आई थी। अरहाम का गुस्सा हद्दों को छूने लगा था। आज वो किसी भी तरह इससे बच नहीं सकती थी। इस पाक लड़की के चेहरे पर वो दर्द देखना चाहता था जो इसने इसके कीमती रिश्तों से दूर करके इसे बड़ी आसानी से दे दिया था। हूड वो पूरी कुव्वत से हल्के बल उठा रहा था। अंदर बैठी हूड इसकी धार पर बुरी तरह लर्ज उठी थी। वो जल्दी से जमीन से उठती अपने आंसू साफ करते ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। ड्रेसिंग रूम से बाहर आते वो खुद को घसीटते हुए मड़े कदमों से अरहाम की तरफ बढ़ी, जो सोफे से टेक लगाए शोला पर निगाहों से इसे घूर रहा था। ब्लू सिल्क की नाइटी में वो खुले बालों के साथ इसका शोला ज्वाला क्यामत सरापा गजब ढा रहा था। इस पर क्यामत इसकी भीगी गुलाबी आंखें जिनमें खौफ व हरास फैला था, जो इसे मजीद हसीन बना रहा था। वो इतनी हसीन थी कि किसी भी आबद जाहद का ईमान आराम से डगमगा सकती थी। अरहम की नजरें ना चाहते हुए भी इसके मुखमली सरापे से होते इसके हसीन चेहरे पर टकसी गई थी, जहां सिर्फ मासूमियत सी थी और इसका शदीद डर। वो इसके करीब खड़ी पलके झपक झपक कर अपने आमद आने वाली आंसुओं पर काबू पाते से देख रही थी। वो बदन की अर्थ्याश पर बमुश्किल ही काबू पाए हुए थी। इसके बदन की लर्जराहट अरहाम से मख्फी ना रह सकी थी। अरहाम की नजरें अब इस बदन के नशीबो फराज पर थी। वो गहरे सांस पड़ती अरहाम को बेचैन सी कर गई थी। आज इसकी इस अजियतनाक रात में वो तो वैसे इसके हुस्न की पनाहों में वो अपने लिए सुकून का मुल्तसी था। वो हसीन थी, बेहद हसीन थी। सर से पैर तक सिर्फ इसकी थी। वो मुकम्मल तौर पर इस पर हक रखता था। यही हक के मलकियत और इसका शोला बढ़ता हुसन इसके इसके पास जाने पर मजबूर करता था। इससे इतनी नफरत के बावजूद इसके हसीन में ही वो अपना सुकून ढूंढता था। अरहाम ने सिगरेट एशट्रे में मसलते सगलती नजरों से इसके सरापे पर डालते इसके हसीन नकोश पर नजर डाली, जहां वो आज इस हसीन चेहरे पर ऐसी दर्द की रमक देखना चाहता था जो आज तक इसने ना देखी थी। हूर इसकी नजरों की तपश से सुर्ख पड़ रही थी, जो बरीक बनी से इसके बदन के खदो खाल का गहरी से जायजा ले रहा था। मगर इसकी आंखों में आज खमारी नहीं सर्दपन सा था, जो हूर की रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट दौड़ रहा था। जानती थी आज वो गुल की शादी का मातम इसके बदन के साथ खेल कर मनाना चाहता है। इसकी सुर्ख आंखें देख के हूर के कदम मुश्किल ही जमीन पर जमे थे। उठाओ इसे। अरहाम ने इसके लड़ते बदन को देखते टेबल पर रखी एक फाइल की तरफ इशारा किया। हूर ने अरहाम के सामने पड़ी हुई टेबल पर रखी फाइल को उछलते हुए देखा। ब्लैक कलर की फाइल को इसके पहचानने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था। वो समझ चुके थे वो इसका क्या सजा देना चाहता है। वो इतना बेरहम होगा इसे अंदाजा ना आता, या फिर वो इतना ही जालिम और बेरहम था। हूर ने कांपते हाथों से वो फाइल उठाई। फाइल उठाते कांपते हाथों से इसे खोलकर देखा। जैसे जैसे वो देखती जा रही थी इसका रंग मतगैर हो जा रहा था, मतलब गलता जा रहा था। वो तो ये फाइल देखते ही पहचान चुके थे, मगर दिल में मबम सी उम्मीद बनी थी वो इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता था। उन्होंने कांपते हाथों से वो फाइल अपने सीने से लगाई। अरहाम को देखते सर नफी में हलाए हिचकी बड़ी थी। अरहाम के लबों पर बिखरी सफाक मुस्कुराहट गहरी हुई। क्या करोगी इन कागज के टुकड़ों का? अब तुम कभी अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकती। मरते दम तक इस हवेली से बाहर कदम नहीं निकाल सकोगी। क्या करोगी इन्हें संभाल कर? अरहाम हूर को देखते सफाकी से बोला। इसके चेहरे पर बिखरा डर देखकर इसे काफी सुकून दे गया था। जब ऐसी बात है तो फिर आपको क्या कह रही है ये बेजरूरी सी फाइल? इसे मेरे पास ही रहने दे। हूर ने वो फाइल सीने से लगाए पीछे की जानिब कदम बढ़ाते मुल्तजी लहजे में कहा, मुझे तुमसे हर वो चीज छीननी है जो तुम्हें खुशी दे। बिना किसी बहस के इन पेपर्स को नदर आतिश करो। अरहाम ने बर्फीले लहजे में हुक्म दिया। अरहाम प्लीज, हूर ने भीगते लहजे में इस सितमगर को बहुत आस से पुकारा था। नो आर्गुमेंट्स हूर, डाउट। वो सिगरेट लाइटर से सलगाते इसे लब्बों में दबाए वो दो टोक लहजे में बोला। इसका सर दो टोक लहजा महसूस करते हुए अरहाम के करीब सोफे के नजदीक घुटनों के बल बैठी। अरहाम ये देखे, मेरे अव्वल के ग्रेड्स पूरे बोर्ड में मैंने टॉप किया था। उन्होंने फाइल से एक पेपर निकालकर अरहाम की तरफ बढ़ाया। वो सिगरेट के गहरे कश लेता बेहुसन बना बैठा था। अपने कॉलेज में भी एफएससी में मैंने टॉप किया था। उन्होंने एक और पेपर अरहाम की तरफ बढ़ाया, जैसे अरहाम ने थामकर बिना देखे ही सोफे पर रख दिया था। इसने एक बार फिर हूर के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे थे। अब अरहाम आंखें मूंदे सोफे की पुश्त के साथ टेक लगाए सिगरेट के गहरे कश लेने लगा। अरहाम, ये मेरी फोर्थ स्टैंडर्ड की असाइनमेंट है। क्लास में टॉप किया था मैंने। हूर ने एक पेपर अरहाम की तरफ बढ़ाया। अरहाम को आंखें मूंदे देखकर वो बेबसी से आंसू बहाने लगी। अरहाम, ये स्केच देखे, मैंने क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली थी, पता है लंदन में। हूर, जो कहा है करो, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। हम
अरहाम ने सीधे होते हूर की बात काटते इसकी ठोड़ी को नरमी से पकड़ते कहा। इसका लहजा नरम था मगर इसकी आंखों में सर्द बर्फीले तासरात थे, जहां कोई रहम, कोई नरमी, कोई लचक ना थी। वो खून उतरी आंखों से इसे देख रहा था, जिसे देखते हूर की रगों में दौड़ता खून मुंजमद हुआ। प्लीज, हूर ने बहते आंसुओं के साथ इल्तिजा की। जो कहा है वो करो, वरना मेरा और रूप देखोगी, जो आज तक नहीं देखा। अरहम इसे सर्द सुर्ख नजरों से घूरते अब की बार गिराया। इसकी आंसू बहाती आंखों में इल्तिजाएं इसे कमजोर सी कर रही थी। लेकिन क्यों? इसकी इल्तिजाएं इसके इसके सामने जेर कर रही थी। अरहम इसकी क्रिस्टल ब्राउन आंखों में आंसू देखकर बुरी तरह मुश्तइल हुआ था। कौन सा रूप नहीं देखा मैंने? हूर ने हिचकी लेते हुए अरहम को देखा था। अरहम इसे सर्द निगाहों से घूरता जा रहा था। जालिम, जाबर, दरिंदा, वहशी, स्वाक, हर रूप तो दिखाया है आपने मुझे। और कौन सा रूप दिखाना रहता है मुझे? ऊन ने गुलाबी होती ही आंखें बेदर्दी से रगड़ते हिचकी भरते सवाल किया। मुझे जालिम, जाबर तुमने बनाया है। अरहाम इसकी बात पर यकदम चीख उठा था। झूठ! आप जालिम और जाबर थे। मैं तो सिर्फ आपको आपकी शख्सियत का आईना दिखाया है, जिसमें आपका हर रूप वाजिया हो गया। ऊन ने चटकते हुए कहा। सोफे से अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स समेटते इसे फाइल में लगाया था। फाइल को सख्ती से अपने कांपते हाथों में मजबूती से पकड़ा। वो किसी भी कीमत पर अरहाम की बात नहीं मान सकती थी और फाइल सीने से लगाए अरहाम को जिद्दी अंदाज में देखते जा रही थी। हूर की बात पर अरहाम की आंखों में तैशो इश्तियाल की गजबनाक बड़ी थी। अरहाम ने सोफे से खड़े होते इसके बालों को जगड़ते इसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। जिस इंसान से इसका सब कुछ छीन लिया जाए, इससे क्या उम्मीद रखोगी तुम? जवाब दो मुझे। क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हारे साथ रातें गुजार चुका हूँ? अरहाम इसके बालों पर अपनी गिरफ्त बढ़ाते गिराया। इसकी गिरफ्त पर हूर की आंखों की शबनमी बढ़ते मोतियों की सूरत में आर्स पर गिरने लगी। वो दर्द से सिसकते भी अपनी फाइल सीने से किसी कीमत मतान की तरह लगाए हुए थी। जालिम, जाबर तब मैं होता हूँ जब तुम्हारे इल्जामात पर तुमसे निकाह के बगैर वो सब कुछ करता। जैसे कहते हुए तुम्हें जरा शर्म ना आई। अरहम की आंखों में खून उतरने के साथ साथ इसकी गिरफ्त जालमाना हद तक सख्त हुई थी। खून ने इसकी वैश्य गिरफ्त पर कराते हुए अपनी आंखें मैची। आंखें खोलो, देखो, तुम्हारे सामने वो इंसान खड़ा है जो कभी हारा नहीं था, मगर तुम्हारी वजह से ये हार मेरा मुकद्दर बन चुकी है। अरहम खानजादा अभी तक अपनी ही बेटी को ढूंढ नहीं सका। इसके बालों को जोर से झटका दिया तो हूर ने शबनमी आंखें खोलते सिसकी भरते अरहाम को देखा था। तुम्हारी वजह से वो शाहनवाज, जो मेरे सामने आंख उठाकर बात नहीं करता था, आज मेरी बेबसी पर वो मुझे धमकियां देता है। मेरी ही बेटी को वो मेहर बनाने में मुझे अपने कदमों में झुकाना चाहता है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आराम ने इसे एक ही झटके से छोड़ा तो हूड़ पीछे को होती लड़खड़ाई। मैं दाजी की वजह से मजबूर हुआ, वरना तुम जैसी औरत जो दूसरों की इज्जत के साथ खेले, किसी का हंसना बसता घर उजाड़े, जो खुद पर तहमत लगवाए, जो रात के अंधेरे में बदतर हुलिये में सड़क पर मिले, वो निकाह करने के काबिल नहीं होती। वो इज्जत बनाने के काबिल नहीं होती। अरहाम इस पर नफरत भरी निगाह डालता फंकारा था। अरहाम की नफरत भरी दगतार पर इसके लफ्ज सुनते वो पागल हुई थी। जब इज्जत बनाने के काबिल नहीं हूँ, क्यों रखा हुआ है मुझे? मुझे सजा दे, जैसे गुल को दी थी तलाक की सूरत में। इसने आपकी इज्जत बड़े जिरगे में उछाली थी, मैंने भी आपकी इज्जत उछाली। गुल का मुकद्दर तलाक और मेरा मुकद्दर आपका साथ क्यों? जो हूड़ अरहाम की बात पर हरियाणी अंदाज में चलाई। वो इसके चलाने पर मुश्तइल होते इसकी तरफ बढ़ा। कहाँ गवारा था इस लड़की का खुद के सामने आवाज उठाना, इसका अपने मुकाबले लाना। बकवास बंद करो अपनी। एक बार और तुम्हारी आवाज बुलंद हुई तो तुम्हारी जुबान हलक से खींच निकालूंगा। अरहाम ने हलक के बल डालते इसे बाजू से जकड़ते दीवार के साथ पटका। इसके मुंह से निकला लफ्ज तलाक सुई की मानन चुभा था। गुल को छोड़ दिया था, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारी सजा मेरा साथ है, जिसके साथ तुम सारी उम्र पाओगी। अरहाम इसके करीब होते इसकी गर्दन को दबोच गया। गुल का बड़े जिरगे में तलाक मांगना इतना मुश्ताइल नहीं किया था, जितना इस लड़की का बंद कमरे में कर गया था। गुल मोहब्बत थी आपकी, इसको आसानी से छोड़ दिया। मैं नफरत हूँ, मुझे क्यों रखा हुआ है आपने? हूड इसकी गिरफ्त में मचलते हुए एक हाथ से खुद को छुड़वाते हुए गटी गटी आवाज में मुश्किल बोली थी। इसकी गिरफ्त इसकी गर्दन पर मतरज बढ़ती जा रही थी। मतलब कि उसकी गर्दन पर उसकी गिरफ्त बढ़ती जा रही थी, उसको जोर से दबाई जा रहा था। हूड की रंगत शदीद सुर्ख पड़ रही थी, जिसे देखते अरहाम ने इसे छोड़ दिया था, मगर इससे दूर नहीं हुआ था। अपने हाथ इसके दोनों तरफ में जमाए इसे सर्द निगाहों से घूर रहा था। दिल कर रहा था अपने सामने खड़ी लड़की को अधेड़ कर डाले, मगर वो चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता था। हूड एक हाथ अपनी गर्दन पर रखे पूरी तरह खांस रही थी। फाइल अभी तक इसके हाथ में थी।
वो अपने गले को जगड़े आंसुओं भरी शिकवा के निगाहों से देख रही थी। तुम इज्जत हो मेरी, निकाह में हो मेरे, हम लोग अपनी इज्जत को नहीं छोड़ते। मेरी ही कैद में अब तुम अपनी जान दोगी। अरहाम इसे दीवार में पटकते हुए गुस्से से गिर जा। हूर दीवार के साथ लगी बुरी तरह रो दी थी। वो इसे अपनी इज्जत में भी कहता था और इसकी तजलील भी करता था। इज्जत तो गुलबी थी आपकी, आपकी बेटी की माँ थी। मोहब्बत को छोड़ सकते हैं, नफरत को क्यों नहीं? ऊन ने बहते आंसुओं के साथ अरहाम की आंखों में देखते सवाल दगा था। क्योंकि मैंने गुल से मोहब्बत इतनी शिद्दत से नहीं की थी जितनी शिद्दत से तुमसे नफरत की है। जिस चीज से मैं शिद्दत शामिल हो जाए वो इंतहा को पहुंच जाती है। मेरी इंतहा ये है कि मैं तुम्हें नफरत में तल तल अजियत देते हुए अपने करीब, बहुत करीब देखना। अरहाम इसके करीब होता है, इसकी क्रिस्टल ब्राउन कांच से गहरी आंखों में देखते सफाकी से मुस्कुराया। अब जाओ, ये डॉक्यूमेंट जलाओ, वरना आज रात बहुत अजियतनाक होगी तुम्हारे लिए। अरहाम ने इसे सर्द अंदाज में हुक्म दिया। अब खुद ही ये फेंक दे, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। हून ने अपने आंसू साफ करते हुए वो फाइल अरहाम की तरफ बढ़ाई। ऐसे थोड़ी मजा आएगा जब तुम इन्हें एक एक करके अपने हाथों से नजर आतिश करोगी। तुम्हारे चेहरे पर दर्द देखते जो सुकून मुझे मिलेगा, वो मेरे हाथों से जलाने में कहाँ मजा। अरहाम पथरीले लहजे में बोलता सोफे पर बैठ चुका था। अब जाओ, इन पेपर्स को जलाओ, वरना आज की रात तुम्हारे लिए क्यामत से भी बदतर बना दूंगा। अरहाम सर्द आवाज में फंकारा था। वैसे यार ये गलत बात है, अरहाम को इतना भी नहीं दर्द देना चाहिए। हूर को गलत बात है। ठीक है, गलतियां इंसान से हो जाती हैं, बट यार वो इसका मुकद्दर ही बना दे, ये गलत बात है। हूर ने अरहाम को देखते एक नजर अपने सीने के साथ जगड़ी फाइल को देखा। दूसरे लम्हे वो आतिशदान की तरफ बढ़ गई थी। इसके कदमों की लड़खड़ाहट अरहाम को वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी। आतिशदान की तरफ बढ़ते ही से अपनी आंखों के आगे अंधेरा सा छाता महसूस हुआ था। अपने चकराते के सर को संभालते इसने दीवार का सहारा लिया। इसको वो अपना सर थामते देखकर सिगरेट का कश लेते अरहाम को हाथ बेख्तियार कर रुका था। मगर अगले ही लम्हे वो सर को झटकते खुद पर बेहसी की चादर ओढ़ गया। आतिशदान के पास पहुंचकर हूर ने एक एक पेपर जलती आग में फेंका। वो बहुत बेदर्दी से एक एक पेपर फाड़ते हुए आग में फेंक रही थी। इसके चेहरे पर वही दर्द, वही अजियत थी जिसे देखने के लिए वो बेचैन हो रहा था। मगर इसके चेहरे पर बिखरा दर्द देखकर वो मजीद बेचैन हुआ था। सिगरेट के गहरे कश लेता वो बखौर इसे देख रहा था, जो बहते आंसुओं के साथ आग में जलते पेपर्स को देख रही थी। सटल सी मुजस्मा बेजान मोड़त की तरह खड़ी थी, जिसकी आंखों से अब आहिस्ता आहिस्ता आंसू खुश्क हो रहे थे। सिसकियां थम रही थी। अरहाम ने झंझलाते हुए सिगरेट एस्ट्रे में मसला। दिल शदीद घबराहट का शिकार हुआ था। इसे अजियत देखकर वो खुश क्यों नहीं हो पा रहा था? क्यों वो इसे बेजान सी खिड़की इसकी अजियत से मजीद इजाफा कर गई थी? वो बेख्तियारी में सोफे से उठते इसकी तरफ बढ़ा। अरहाम को देखते इसके पत्थर वजूद में हलचल हुई। मिल गया सुकून आपको? कुछ नहीं रहा अब मेरे पास, मेरा सब कुछ छीन गया मुझसे। खुश हो जाए, आज सबसे ज्यादा अजियत पहुंचाई है आपने मुझे। हूर भीगे लहजे में बोली। लहजा भीगा था मगर अब आंखें खुश्क थी, जिनमें गम और गुस्सा शदीद नफरत से अरहाम को दुखी थी। अरहाम इसे कमर से थामते खुद के करीब कर गया। ये अजियत कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हें अजियत कैसे पहुंचानी है, अरहाम ने कहते हुए इसके गाउन की डोरी खोली। खून ने तड़पते हुए अरहाम को देखते सर नफी में हिलाया। अरहाम इसकी तरफ पर गहरा मुस्कुराते इसके गाउन के एक झटके से कंधों से नीचे खिसकाता हुआ रिमूव कर चुका था। वो नफरत करे या फिर जितनी मर्जी अजियत महसूस करे, थी तो सिर्फ इसकी। इससे आगे अरहाम खानजादा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही वो आज इसे बावर करवाना चाहता था कि वो इसके पोट पोट पर कितना हक रखता है। अरहाम, आज नहीं, आज इतनी अजियत महसूस कर रही हूं कि आपकी कुर्बत मुझे मार देगी। हुर की आंखों से फिर से जल थल बारिश हुई। मुकाबल की गुर्बत इसे किसी कीमत गवारा ना थी। आज जिस अजियत पर मैं हूँ, मुझे आज तुम्हारी बहुत जरूरत है। अरहम की आंखों की सुर्खी ने शिद्दत इख्तियार की। मुकाबिल इसे ठकरा रही थी। इसका दिल, इसका जिस्म इसकी गुर्बत पाने के लिए मचल रहा था। क्यों वो इसे पाने के लिए तड़प रहा था? क्यों वो इस्लामाबाद से सिर्फ इसकी ही गुर्बत में सुकून ढूंढते चला आया था? ये सवाल इसके गमों गुस्से को बढ़ाए जा रहा था। गुल की शादी का मातम मनाने के लिए मेरी जरूरत है आपको? खून ने भीगे लहजे में पूछा। वो इसके सवाल पर चौंका था। इसे अजियत पहुंचाने में गुल की शादी का मातम मनाने की वजह जरूर थी, मगर इसकी आंखों में ठहरी नफरत ने इसके अंदर इसकी गुर्बत की प्यास बढ़ा दी थी। वो इस लम्हे, इस रात सिर्फ इस पर साबित करना चाहता था वो सिर्फ इसकी है। वो नफरत करे या चीखे चलाए, इसका मुकद्दर सिर्फ वही है। जो मर्जी समझो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे सुकून तुम ही पहुंचाओगी। अरहम ने इसके बालों को गद्दी में पकड़ते इसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। इसका इंकार इसके अंदर इसकी आग को भगोड़ कर रहा था, मतलब जला रहा था।
मुझे बेसुकून करके आप मेरी ही गुर्बत में कैसे सुकून पा सकते हैं? हूर ने अरहम की सियाह आंखों में देखते कहा, तुम्हारी बदसुकूनी में मेरा सुकून है। वो सफाकी से कहते इसकी गर्दन पर झुका था। नहीं अराम, आज नहीं, मैं मर जाऊंगी। हूर इसके लम्स पर बुरी तरह तड़प उठी। इसकी तरफ पर अरहम गैजो इश्तियाल से सुरख पड़ते इसकी गर्दन पर जगह जगह अपने दांत बेरहमी से गाड़ते इसे अजबर करवा रहा था कि वो इसके जिस्मो जान का मालिक है। वो अब रोए तरपे, इसे परवाह नहीं है। अरहम ने इसे गुस्से से पूरी कुव्वत से बेड पर धकेला। इसकी तरफ बढ़ते इसकी कलाइयां लाक किए। वो इसकी नाइटी की स्टर्प नीचे की तरफ खिसकाते इसके बढ़ाना कंधों पर अब वो अपना वहशी लमस छोड़ने लगा था। आपको खुदा का वास्ता है अरहम, मुझे आज तन्हाई दे दे। आपकी कुर्बत मुझे मार डालेगी। मैं नहीं सहन कर सकूंगी आपको आज। मैं मर जाऊंगी अरहम। पूरी कुव्वत से इसके हसाड़ में तड़पते चीखी थी। इसके चिल्लाने से ज्यादा इसकी बातें इसके तन मन में शोले भड़का रही थी। वो होती कौन थी इसके झटकने वाली, इसकी कुर्बत से इनकार करने वाली? इसकी बातों में अजियत नहीं, बल्कि इसलिए नफरत थी। यही नफरत राहम खानजादा को आग लगा रही थी। समझती क्या हो खुद को? तुम्हारी कुर्बत के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। तुम्हारी कुर्बत में नहीं, तुम्हारे हसीन बदन में मेरा सुकून है। तुम मेरी जरूरत हो। जब मेरा दिल करेगा मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। अगर कभी तुम्हें दत्ताड़ूंगा तो सिर्फ मैं, समझी तुम? अरहम ने इसकी क्रिस्टल आंखों में देखते गिराया। आज मुझे आपकी दत्कार भी कबूल नहीं है, मगर नहीं कबूल तो आपकी कुर्बत, आपका लमस नहीं। मुझे इस कहर बरसती सर्दी में टेरेस पर खड़ा कर दे। सारी रात खामोशी से खड़ी रहूंगी, उफ नहीं करूंगी, मगर आज आपको सहूंगी तो मर जाऊंगी। मैं हूं ने चटकते हुए कहा। अरहम इसकी आंखों में नफरत देखता पागल सा हुआ था। अरहम ने इसके बालों को जगड़ते इससे झटका देते इसके लबों पर झुककर इसकी सांसों पर कब्जा किया। इसके सख्त गिरफ्त में हूर बन अब मछली की तरह तड़प उठी थी। वो पूरी शिद्दत से इसके लब्बों को अपनी कैद में लिए इसके नाजुक लब्बों पर अपना कहर बर्पा कर रहा था। इसके निचले लब पर गहरा जख्म देते इसे छोड़ा था। वो दर्द की शिद्दत से आराम को अब खौफजदा निगाहों से देख रही थी, जो इसकी कलाइयां जकड़े इसे खून शाम निगाहों से देख रहा था। बूढ़ इसके वहशी लमस पर साख्त हुई थी। मेरे सामने आइंदा बोलने से पहले 100 बार सोचना, वरना इससे ज्यादा बुरा हाल करूंगा। इसके लब्बों से खून के कतरे वो नरमी से अपने लब्बों से चुनते फुंकारा था। इसे एक ही झटके से छोड़ता। वो इसके ऊपर से उठा था। अपनी चाबियां साइड टेबल से उठाए वो बिना इस पर कोई निगाह डाले कमरे से बाहर निकल गया। आगे स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 41। अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात है। मुझे अपनी 2 अगस्त बर्थडे पर आप लोगों से ये गिफ्ट चाहिए 1K सब्सक्राइबर का। यार 400 जस्ट रह गए, बल्कि 400 से भी कम। एक एक बंदा यार जाकर कर तो लव यू हो जाएगा आप सबके लिए। फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। कमरे में मध्यम सी नील की रोशनियां जल रही थी। जगह जगह खूबसूरत कैंडल्स वाज रखे गए थे। कैंडल्स की खुशबू के साथ पूरा कमरा गुलाब के फूलों की महक से मअतर हो रहा था। बहारे को इस महक में सांस लेना दुश्वार लग रहा था। बेड को पूरे कमरे के साथ सुर्ख गुलाबों के साथ सजा देकर बहारे गुल का दिल इस कमरे की हर सजावट को तहस नहस करने को कर रहा था। श्रीराम ने कल से इस हवेली लाने के बाद ही रुखसती का शोशा छोड़ दिया था। और हैरत की बात यह थी कि सबने इसकी बात मान भी ली थी। जो रुखसती एक हफ्ते बाद होनी थी वो एक ही दिन में हो गई थी। एक ही दिन में इससे पूछे बगैर इस तरह सजावर संवार कर श्रीराम के कमरे में ला बैठाया था। इसे अपनी कम मायगी का एहसास शुदा से हो रहा था। नो, श्रीराम का कल का रूप देखकर वो इससे दिल ही दिल में दहशत खाए बैठी थी, वरना कभी भी इसलिए यूं सज संवर कर ना बैठती। श्रीराम की गुर्बत का सोचकर ही इसके हाथ पैर फूल रहे थे। पता नहीं वो इसके साथ क्या सलूक करेगा, ये सोचकर ही इसका दिल पसलियों में धड़क रहा था। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज पर बहारे गुल की हथेलियां पीसने से नम हुई, पसीने से नम हुई। अपने धड़कते दिल पर काबू पाते वो खुद में समेटी थी। शेराम के भारी कदमों की आवाज सुनते पहाड़े का दिल हथेली पर धड़कने लगा था। शेराम ने कमरे में दाखिल होते अपनी ऑफ वाइट मर्दाना शाल उतारकर सोफे पर रखी और अपनी घनी मूछों पर हाथ फेरते वो बेड की तरफ बढ़ा। वो इसके लिए सज संवर कर बैठी थी। ये यकीन करना इसके लिए मुश्किल था। कल के वाक्य का असर था जो वो बहुत आराम से बेड पर बैठी थी। शेराम के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। शेराम ने बहारे के पास बेड पर बैठकर इसे गहरी और इस्तफाक भरी नजरों से देखा था। वो नजरें झुकाए बैठी थी। शेराम की नजरों से पजल होते खुद में सिमटी बुरी तरह पजल हो रही थी। घनी पलकें आर्ज पर लड़ज रही थी। शेराम की नजरें की तपश खुद पर महसूस करते पहाड़े ने नजरें उठाने इसे देखा, जो इसे गहरी और गर्म निगाहों से देख रहा था। पूरे इस्तहाक से नशीली बैकी बैकी निगाहों से इसका अच्छी तरह जायजा ले रहा था।
आज से पहले शेराम की नजरों ने इसका एक्सरे नहीं किया था। बहाड़े नामहसूस अंदाज में पीछे की तरफ खिसकी। वो मोहब्बत पाश गहरी गहरी गर्म निगाहों से इसे देख रहा था। इसकी आंखों में नरमी और मोहब्बत का ठाठे मारता समुंदर देखकर बहाड़े ने नरोठे अंदाज में अपने हाथ की ग्रिप से झटके से छुड़वाते हुए इसे घूर कर देखा था। पहाड़े के अंदाज पर शेराम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। बस इतना ही गुस्सा? मुझे तो लगा था कमरे में आकर बहाड़े गुल्ड वाइल्ड वुमेन की तरह मुझ पर झपट पड़ेगी, अपने लंबे लंबे नाखूनों से मेरा मुंह तो जरूर नोचेगी। शेराम ने शरारती लहजे में कहते बहाड़े गुल का झुमका नरमी से छेड़ते इस पर अपने लब रखे। बहाड़े ने शेराम की बात पर इसे खा जाने वाली नजरों से देखते इसे खुद से दूर झटका था। तो शेराम ने पीछे होते डरने की शदीद एक्टिंग की थी। शेराम की हरकत पर पहाड़े का मिजाज मजीद बिगड़ा था। वाइल्ड होना सिर्फ हवेली के मर्दों को जचता है। वैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हवेली के मर्द सारे तकरीबन वाइल्ड ही थे। पता नहीं ऐसा कहना ठीक है या नहीं, हर किसी की अपनी अपनी राय है। मेरे ख्याल से गलत है, ऐसा नहीं वाइफ के साथ अपनी करना चाहिए। यहाँ औरत की क्या औकात जो अपना गुस्सा तुम जैसे मर्दों पर उतारे, जो निकाह के नाम पर औरत को अपनी मलकियत समझने लगते हैं। शेराम ने मुस्कुराते हुए पहाड़े के हाथ नरमी से पकड़ते इसके हथेलियों पर मेहंदी से बने नक्शो नगार को देखते इन पर नरमी से अपने लब रखे। बहाड़े ने इनके नरम लमस पर हैरानगी से शेराम को देखा, जो मुस्कुराती निगाहों से इन्हें हैरान आंखों से देख रहा था। आंखें झपकते शेराम को बेयकीनी से देखा, जिसके लबों पर मीठी सी मुस्कान रखसा थी। कल की किसी बात का कोई असर तक ना था, जिसके साथ कुछ भी करने का तुम मर्दों का हक होता है। पहाड़े गुल ने भड़कते हुए कहा, हम ये तो है, निकाह के बाद औरत मर्द की हो जाती है, इसकी हर चीज पर हक तो मर्द का ही होता है, और निकाह के बाद मर्द को औरत के साथ सब कुछ करने का हक होता है। बहारे गुल का तो काफी समझदार है। यकीनन बहारे गुल आज की रात मुझे ज्यादा तंग नहीं करेगी। शेराम ने इसके नाजुक सरापे को बेपाकी से देखते मायने खेज अंदाज में इसकी बात की ताईदगी तो बहारे इसकी बात का मतलब समझते भड़क उठी थी। इसकी गहरी बेपाक निगाहों पर बहारे गुल मजीद खुद में सिमटती, जिस तरह इसकी निगाहें बेपाकी से इसके सरापे का तवाइफ कर रही थी। बहारे का बस नहीं चल रहा था कि इसकी आंखें निकाल ले। वो इसका नरम रवैया देखते सोच बैठे थे कि वो आज रात इसे करीब नहीं आने देगी। शराम इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखते बामुश्किल ही अपनी हंसी कंट्रोल किए हुआ था। वो इसकी सोचों में जैसे घुस चुका था। अपनी बीवी को कैसे मौत देनी है वो जानता था। आज की रात वो अपनी बीवी की बेवकूफानी और फजूल सी जिद की वजह से खराब नहीं कर सकता था। शेराम इसकी नाजुक कमर में हाथ डालते एक ही झटके से इसे खुद के करीब कर गया था। मेरी जंगली बिल्ली, अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारा शेराम आज तुम्हें खुद से दूर जाने देगा तो ये तुम्हारी भूल है। आज रात शेराम की धड़कनों का रक्स बहाड़े सुनेगी, और बहाड़े की धड़कनों का रक्स शेराम सुनेगा। शेराम ने बेखुमारी से कहते हुए झटके से इसकी धड़कनों के मुकाम पर अपने दहकते लब रखे। बहाड़े इसके बेपाक लमस पर तरफ उठी, जो इसने पूरे इस्तेहाक से छोड़ा था। शेराम, मैं अब सब कुछ नहीं चाहती, मुझे इस सब के लिए टाइम चाहिए। बहाड़े ने नजरें झुकाए लड़सते हुए कहा। इसकी बेपाकी पर वो सरता पैर लड़स उठी थी, जो इसने अभी अभी बहुत बेबाकी से इसके वजूद पर मोड़ लगाते साथ ही गुस्ताख शरारत की थी। बहाड़े की बात पर शेराम का फलक शगाफ कहकफा गूंजा। बहाड़े ने इसके कहकफे पर नजरें उठाई, इसे हैरानगी बड़ी नजरों से गुस्से से देखा था। सॉरी मेरी जान, तुमने बात ही ऐसी की है कि मेरी हंसी छूट गई। शराब ने अपनी हंसी दबाई। मैंने कोई जोक नहीं सुनाया। बहाड़े बगड़ी, मेरे नजदीक ये बात किसी जोक से कम न आती, क्योंकि कोई भी मर्द एक ही कमरे में रहते हुए औरत के बगैर रह ले ये सिर्फ इंडियन सूप में ही मुमकिन होता है। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मर्द को जिस तरह खाने की जरूरत होती है इस तरह बीवी की भी जरूरत होती है। इसे यह बात तो बिल्कुल ठीक कही है इसने। और अगर बीवी बेइंतहा खूबसूरत हो तो कौन काफर आज की रात अपनी बीवी को छोड़ेगा। शेराम ने बहारी की कमर में हाथ डालते इसके गाल पर अपने लब रखे, और वो रुका नहीं था। इसका चेहरा थामे वो दीवानों की तरह इसके चेहरे पर अपना लम्स बखेरने लगा। वो बेखुद होता इसके एक एक नक्श को नरमी से छू रहा था। पहाड़े ने पूरी कुव्वत से शेराम को देखा था। शेराम जो बेखुदी में पूरी तरह बहकते इसके चेहरे पे एक एक नक्श पर लब बखेर रहा था। पहाड़े के धक्का देने पर वो पीछे की तरफ लड़ख रहा। शेराम की आंखों में खुमार की जगह शदीद गुस्से की झलक नमूदार हुई। पहाड़े का ऐसा झटकना सख्त नागवार गुजरा था। शेराम ने मुट्ठी बेंचते खुद पर काबू पाया। शेराम की आंखों में गुस्से की सुर्खी देखकर पहाड़े ने सटपटाते हुए नजरें झुकाई। बदन में कपकपाहट दौड़ी थी। शेराम कुछ पल इसे संजीदा नजरों से देखता रहा, अपनी बियर्ड पर हाथ फेरते अपने इश्तियाल पर काबू पाया
वो आज की रात अपने किसी भी अमल से इसे डराना नहीं चाहता था। जानता था आज की रात औरत का डरना एक फितरी अमल है, मगर अपनी बीवी का डर दूर करके इसे कंफर्ट करना इसका काम था। वो खुद पर काबू पाते हुए इसके दोबारा करीब हुआ। तुम्हें लगता है मैं इतना शरीफ मजहब हो सकता हूँ कि आज की रात अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ दूं? तुम्हारे बगैर इस कमरे में अपनी जवान रातें कैसे गुजारी हैं, ये मैं ही जानता हूँ। ये मुमकिन नहीं है कमरे में रहते हुए मुझे तुम्हारी तलब ना हो। मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। शेहराम ने गमगीन लहजे में मध्यम सरगोशी करते इसकी कनपट्टी पर अपने लब रखे थे। वो अब बहारे की नाजुक कमर में हाथ डालते आंखें मूंदे इसकी ब्लाउज की जिप के साथ छेड़खानी करने रहा था। तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? बहारे इसकी बेपाक हरकतों पर रोहानसी थी। इसका हाथ जिप से होता इसकी कमर पर बेपाकी से सफर कर रहा था। वो इसे नरमी से खुद में बेचे हुआ था। बहारे कितनी मन्नई थी, अब इसे खुद से दूर झटकती। कुछ देर पहले इसकी आंखों में गुस्से की हिद्दत देखी जा चुकी थी, जो इसकी रीढ़ की हड्डी में सुनसी दौड़ गया था। बिल्कुल नहीं, जो भी करूंगा प्यार से करूंगा, जबरदस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मौका देकर तो देखो। श्री राम ने बेबाकी से कहते आंख विंक की। अब वो एहतियात से इसकी ज्वेलरी उतार रहा था। मेरी मर्जी के बगैर जो भी होगा जबरदस्ती ही होगा। पहाड़े ने पीछे को खिसकते अपनी बात पर जोर दिया। जहाँ हक हो वहां जबरदस्ती नहीं होती। शेराम संजीदा था। दूसरे ही लम्हे इसे अपनी तरफ खींचते झुककर इसकी गर्दन पर अपने दहकते लब रखे। हाथों की बेपाकी बढ़ते शिद्दत इख्तियार कर रही थी। इसके लम्सों और हाथों की बेबाक हरकत पर बहाड़े की सांसें अटकी थी। शेराम ने इसकी अटकी सांसों को बखौर देखते इसके माथे पर अपने लब रखे। इसके चेहरे की सुर्खी इस बात की गमास थी कि वो इसकी फजूल सी जिद बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। शेराम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बहाड़े ने कांपते दोनों हाथों से इसके चटानी सीने पर हाथ रखकर दूर धकेलने की कोशिश की। ये अलग बात थी कि वो इसके पहाड़ जैसे वजूद को 1 इंच भी नहीं खिसका सकी थी। शेराम ने इसके और करीब होते नरमी से इसका दुपट्टा उतारते साइड पर रखा। इसके चोकर की डोरी खींचते इसकी गर्दन को चोकर से आजाद किया था। तुम बहुत बेवकूफ हो बहारे। तुम्हें टाइम देने का मतलब है अपने रिश्ते को कमजोर करना। अगर निकाह जैसे बंधन की अहमियत समझती तो आज अपनी मर्जी से मुझे खुद को सौंपती, ना कि यहाँ बैठकर मुझसे टाइम मांगती। तुम्हें जितना भी टाइम मिल जाए तुम नहीं समझोगी। तुम्हारी नाकस अक्ल को ठिकाने लगाने के लिए मुझे इस रिश्ते को मुकम्मल करना ही होगा। शेराम ने संजीदगी से कहते इसके दुपट्टे से पिंज उतारना शुरू की। अब इसका चेहरा बेहद संजीदा और सपाट था। इसकी एक की तकरार पर वो बुरी तरह मुश्तइल हुआ था। पहाड़े बगैर दुपट्टे और ज्वेलरी के इसके सामने थी। बहारे, इस रिश्ते की खूबसूरती ही एक दूसरे की कुर्बत है। तुम मेरे इतने करीब हो और मैं तुम्हें ना छूऊं, ये कैसे मुमकिन है? क्यों जुल्म करती हो मुझ पर? हम शेराम ने इसकी थोड़ी नरमी से पकड़ते इसका चेहरा ऊपर उठाते इसकी गहरी ब्राउन आंखों में देखते भारी लहजे में कहा, तुम मेरे करीब आए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बहाड़े ने जिद्दी अंदाज में हंसते हुए शेराम को धमकी दी। बहाड़े, तुम्हें मुझ पर यकीन रखना चाहिए। शेराम ने नरमी से इसके दोनों हाथ थामते हुए इसकी झील सी गहरी नम आंखों में संजीदगी से देखा। किस बात का यकीन? बहाड़े ने इसकी नरम गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाए। यही कि मैं कभी तुमसे इस बात की माफी नहीं मांगूंगा। शेराम ने मम सा मुस्कुराते हुए कहा। शेराम की आंखों में नाचती शरारत देखकर वो भर भर जलते तो हीनों खजाले से सुरख पड़ी। दांत पीसते शेराम को घूर कर देखा था। शेराम को दोनों हाथों से दूर धकेलते वो बेड से उतरी। इससे पहले वो एक कदम आगे बढ़ाती शेराम इसे कलाई से जकड़ते ही अपने ऊपर खींच चुका था। उसकी चुटानी सीने में आसमाई थी। शेराम ने हाथ बढ़ाकर इसके जोड़े से लिपटा फूलों का गजरा उतारा, जिसके फूल पत्तियों की सूरत में बेड पर गिरे थे। शेराम की सख्त गिरफ्त में जोड़ा खिलकर ढीला हुआ था। बहाड़े ने इसकी सख्त गिरफ्त में सिसकी बड़ी थी। साइड पलटते बहाड़ी को नरमी से बेड पर लटाया। इसकी कलाइयां लाग करते इसके सुरख यकूती लब्बों पर नरमी से झुका। बहाड़े की पिंक होती टांगों को भी वो अपनी टांगों में लॉक कर चुका था। बहाड़े ने इसके हसार में हरकत भी नहीं कर पा रही थी। वो कतरा कतरा इसकी सांसों को अपने अंदर अंडेल करते इसकी सांसें छीन रहा था। काफी देर बाद बहाड़े को अपने लम्ब से आजादी दी तो बहाड़े ने कमरे में फैली मदम नगीलों की रोशनियों में गहरे सांस लेते नम आंखों से इसे अपनी शाकी नजरों से देखा। शेराम ने इसे बाजुओं में बढ़ते अपने सीने से सख्ती से लपटाए इसके अंग अंग को महसूस किया था। शश, शेराम छोड़ो मुझे। पहाड़ इसके हसार में मछली थी। शेराम इसके ब्लाउज की जिप एक झटके से खोल चुका था। शेराम, बहाड़े ने रोहांसते हुए शेराम को देखा जो सुर्ख नशीली आंखों से इसे देख रहा था। शेराम ने इसकी आंखों की शब्द भी इग्नोर करते साइड टेबल के लैंप की तरफ हाथ बढ़ाते लैंप ऑफ किया था। लैंप ऑफ किया था मतलब कि
बिल्कुल अंधेरा कर दिया था कमरे के अंदर। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया जो तुम मुझे ऐसे देखो। ये मोती कुछ देर के लिए संभाल कर रखो, बहुत दर्द दिया है तुम। आज रात मेरी मोहब्बत में तुम्हें भी दर्द सहना पड़ेगा, सारे हिसाब चुकता करूंगा। शेराम ने बाड़ी लहजे में कहते इसके लबों पर अपना अंगूठा मसला था। कब कौन सा दर्द? पहाड़े की आंखों में खौफ लहराया जो तुम्हें और मुझे एक करेगा। मायनी खेजी से कहते शेराम इसकी गर्दन पर झुके अपनी शिद्दतें बखेरने लगा। शेराम का जुनूनियत बड़ा लमसमत बहाड़े की सांसें तेज हुई थी। सारी मुजाहमतें इसके साड़ में कमजोर पड़ी। शेराम की आंखों में ठहरी सुर्खी और इसके लमस में जुनूनियत महसूस करते बहाड़े ने मुजाहमत तर्क करते खुद को इसके सर पुर्द कर दिया था। हूड और अब्रिश का हाल तो वो देख चुकी थी। इसे इस टाइम शेराम से खौफ सा महसूस हुआ था। इसकी बहकी सुर्खी आंखें देखते हुए इसे खुद से दूर ना कर सकी थी। बहाड़े का ढीला पड़ता वजूद महसूस करते शेराम ने एक नजर इसे देखा। वो आंखें मैचे इसे के हिसार में लड़स रही थी। शेराम ने ऊपर होते अपनी शर्ट उतारकर दूर उछाली और बहाड़े के माथे पर हकीकत बड़े लब रखे। इसके बालों में नरमी से हाथ फेरते इसके लबों पर नरमी से झुका। इसके जिस्म को हर पर्दे से आजाद करता इसमें समाया तो बहाड़े की आंखों में आंसू बेमोल हुए थे। वो शेराम के कंधे पर नाखून मारते फूट फूट कर रोई थी। इसे खुद से दूर करने की कोशिश की पर वो इसकी कलाइयों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करे अपनी शिद्दत निछावर करने लगा। वक्त के साथ बहाड़े के रोने में इजाफा हो रहा था। शेराम ने इसके लबों को अपनी नरमी गिरफ्त में लेते इसे पुरस्कून करते हुए इसके आंसुओं का गला घूंटा था। गुजरती रात के साथ शराब की शिद्दतों में इजाफा हो रहा था। बहारें बेहाल होते इसकी पनाहों में ही सिमट रही थी क्योंकि राह फरार के तमाम रास्ते वो मसदूद कर चुका था। अबीर दुल्हन बनी असफंद यार खान के कमरे में बैठी थी। गोल्डन कलर के लहंगा चोली में खूबसूरत इनटेक्स की ज्वेलरी पहने वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। वैसे एक बात है, हवेली की औरतें जितनी भी थी वो बहुत खूबसूरत थी। सबसे बढ़कर कोई एक से बढ़कर एक थी, कोई भी कम ना थी। टूट कर रूप आया था इस पर। गोल्डन कलर के खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस में इसका खूबसूरत मिनता सरापा क्यामत ढा रहा था। रेडीमेड का कामदार दुपट्टा खूबसूरत अंदाज में सेट किया हुआ था। मांग टेका पहने खूबसूरत मोतियों की नथ पहने हुए थी। गले में रेड पर्ल का खूबसूरत ग्लोबन पहना हुआ था। अबीर का पूरा बदन हल्का हल्का लड़ज रहा था। असफन को हमेशा इसने बड़े भाई के रूप में देखा था, आज वो इसका शोहर बन बैठा था। वैसे कजनों में यही होता है, आज तक हम जिसको अपनी बहन समझते आते हैं वही हमारी दुल्हन बन जाती है। एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। दिल की धड़कनें सर पर दौड़ती से बहाल कर रही थी। खुश्क हल्के नड़कते इसने पानी की तलाश में इधर उधर नजरें दुराई। कमरे में कहीं भी पानी नहीं था। पूरा कमरा बेहद सादा था। कहीं भी फूल की एक पत्ती नहीं थी। इसे पता चला था ये निकाह असफंद यार खान की पसंद पर हुआ है। मगर इतना बेरौनक कमरा देखकर इसके दिल को न जाने क्यों ठेस सी पहुंची थी। मतलब कि गमगीन हुआ था कि यार ठीक है वो निकाह हो गया लेकिन कमरा जैसे फूल की पत्तियां बिखरी हो तो गोल्डन नाइट फिर ही होती है। शायद शेराम के सजे हुए कमरे को देखकर इसे ऐसा महसूस हो रहा था या पिछले कुछ दिनों से वो लाशऊरी तौर पर असफंद यार खान के बारे में सोचने लगी थी। बब्बर के मुतल्लिक इसके दिल में कभी कोई जज्बा नहीं पैदा हो सका था। मगर असफंद यार खान के नाम से इसका दिल सीने से दरक कर बाहर आने को बेताब हो रहा था। वो अपनी गर्दन पर हाथ रख के गहरी सांस भर रही थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ इसके चोरियों से बड़ी कलाई को अपने घुटनों पर रखकर अब गहरे सांस लेते थे और खुद को कंपोज किया। असफंद यार खान कमरे का दरवाजा लॉक करते अपनी भारी कदमों की दमक लिए संजीदा चेहरे के साथ इसकी तरफ बढ़ा था और एक ही जुस्त में इस पर आ पहुंचा था। ब्लैक शलवार कमीज में इसकी सफेद रंगत में सुर्खियां गिली हुई थी। असफंद यार खान ने इस तक पहुंचने इसके कलाई से पकड़कर खींचते हुए बेड से उतारा था और इसे अपने सामने खड़ा किया। अबीर इस अचानक आफ्ताब के लिए तैयार ना थी। भारी लहंगा पाँव में उलझा था। वो इसके सीने से आ लगी थी। फटी फटी आंखों से मुकाबल की नीली आंखों में देखा जहां शदीद गुस्सा इश्तियाल था। असफंद यार खान ने एक पल के लिए इसका हुस्न देखकर चौंका था। वो इतनी हसीन थी इसे अंदाजा ना था। मगर अफसोस ये खूबसूरती असफंद यार खान पर कुछ असर ना कर सकती थी। इसलिए लम्हा असफंद यार खान ने पूरी कुव्वत से थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया। चिट्टा यार, एक और अब दुल्हन पर जुल्म होगा। गलत बात है। ये नॉवल जितना रोमांटिक है उतना दुखी भी है। बहुत जुल्म ढाते हैं यार। अब एक और दुल्हन की लाइफ शुरू होने वाली है दुखी बड़ी। अभी रीस के भारी हाथ के थप्पड़ से बेड पर चकराते हुए गिरी थी। आंखों के आगे अंधेरा सा छाया था। अबीर ने रुक पलटे बेयकीनी से असफंदियार खान को देखा जो आंखों में शरारे लिए इसे देख रहा था। अबीर तकलीफ की शिद्दत बुलाते बेड से उठती असफंदियार खान के मुकाबल खड़ी हुई।
आंखों में नमी के साथ बेयकीनी ही बेयकीनी थी। क्या वो कहीं से निकलकर गहरी खाई में जा गिरी थी? क्या वो कुएं से निकलकर गहरी खाई में जा गिरी थी? खून का किनारा फट चुका था, जहां से हल्का हल्का खून डसना शुरू हो गया था। वो अपनी हिजल ग्रे आंखों में शबनम लिए असफंद यार खान को देखते जा रही थी। अब बैठ जाओ और सबको इस फटे हुए होंठ की वजाहत दो। वो कमीनगी से इसकी हैरान आंखों में देखकर मुस्कुराया। अबीर को कुछ पल इसे देखती रही, फिर ड्रेसिंग टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट से छड़ी उठाई थी, जिसे देखकर मुकाबिल की आंखों में सजाइया मुस्कुराहट छाई थी। खुदकुशी करने लगी हो? वो तंजिया हंसा था। यकीन मानो तुम्हारा खुदकुशी करना ही बेहतर होगा, क्योंकि मेरे साथ बताया हर लम्हा तुम्हारे लिए मौत से बदतर होगा। वो इसके करीब होता इसके कान में झुकता गिराया था। अगले ही लम्हे अबीर ने वो छड़ी पूरी कुव्वत से इसकी कलाई पर दे मारी थी। असफद यार खान की चीख बुलंद हुई थी। इसने बेयकीनी से अपनी कलाई पर हाथ रखा, जहां खून का फवारा छूटा था। चलो बाहर चलते हैं। आप अपनी कलाई से बहते हुए खून की वजाहत दीजिएगा और मैं अपने फटे हुए होंठ की। यार ये हुई ना असल बीवी, जो आगे से चटाक कर का जवाब दिया इसने। उसकी नीली आंखों में देखते हुए मुस्कुराई थी। असफंद अपनी कलाई पर हाथ रखे कुछ पल इसे देखता रहा, फिर गुस्से से वॉशरूम का दरवाजा दार से खोलता अंदर दाखिल हुआ था। अभी गहरे सांस लेते बेड पर बैठी थी। मैं समझा वो भाग जाएगी यहाँ से। वो बाहर आकर इसके साथ क्या सलूक करेगा वो नहीं जानती थी, मगर इतना जानते थे वो इसे छोड़ेगा नहीं। अबीर अपनी आंखें बेदर्दी से साफ करते अपनी ज्वेलरी नोच नोच कर उतारने लगी। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपनी 2 एपिसोड, एपिसोड नंबर 40 एंड 41। अगर आप लोगों को ये, उम्मीद करता हूँ ये दोनों एपिसोड बहुत पसंद आई होंगी, क्योंकि ये दोनों एपिसोड बहुत ही ज्यादा रोमांटिक थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और भूलना नहीं 2 अगस्त पे अपने भाई को सरप्राइज देना, मतलब गिफ्ट देना। और गिफ्ट क्या होगा? आप लोगों का 1K जल्द से जल्द सब्सक्राइबर्स करवाना। तो मिलते हैं हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़िए रहेगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।